कहानी है आधुनिक पुत्रवधू व पत्नी। अपने साथ काम करने वाली किसी भी लड़की से गगन औपचारिक बातचीत से ज्यादा ताल्लुकात नहीं बढ़ाता था। एक रोज एक रिपोर्ट बनाने के लिए उसे और शालिनी को ऑफिस बंद होने के बाद भी रुकना पड़ा। और जाते जाते बॉस ने ताकीद कर दी, शालिनी को घर जाने में कुछ परेशानी हो तो देख लेना गगन। पार्किंग में आने पर शालिनी को अपनी एक्टिवा स्टार्ट करने की असफल कोशिश करते देख गगन ने कहा, इसे आज यहीं छोड़ दो शालिनी। ठोक पीट कर स्टार्ट कर भी ली तो रास्ते में परेशान कर सकती है। कल मैकेनिक को दिखाने के बाद चलाना। ठीक है, प्रणव से कहती हूँ पिक कर ले, शालिनी ने मोबाइल निकालते हुए कहा। वह 15-20 मिनट में आ जाएगा। उसे बुलाने से बेहतर है मेरी बाइक पर चलो, गगन बोला। लेकिन मेरा घर दूसरी दिशा में है, तुम्हें लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। यहाँ खड़े रहने से बेहतर होगा तुम मेरे साथ चलो। वैसे भी तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर तो जाऊंगा नहीं। बात शालिनी की समझ में आई और वह गगन की बाइक पर बैठ गई। घर पहुंचने पर शालिनी का आग्रह करके गगन को अंदर ले जाना स्वाभाविक ही था। अपने पापा दर्पण, माँ उषा, छोटी बहन राधी और जुड़वा भाई प्रणव से उसने गगन का परिचय करवाया। ओह, मैं समझा था प्रणव तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, सो तुम्हें लिफ्ट देने में कोई खतरा नहीं है, गगन बेसाख्ता कह उठा। बेफिक्र रहो, प्रणव के रहते मुझे बॉयफ्रेंड की जरूरत ही महसूस नहीं होती। शालिनी हंसी, इसे छोड़ने आने के चक्कर में तुम्हें घर जाने में देर हो गई, उषा ने कहा। कोई बात नहीं आंटी, घर जा अकेले चाय पीता, यहाँ सबके साथ नाश्ता भी कर रहा हूँ। उषा को उसकी सादगी अच्छी लगी। उसने गगन के परिवार के बारे में पूछा। गगन ने बताया कि उसके कोई बहन भाई नहीं है। माता पिता यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक थे। अब उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रत्याशियों के लिए अपना कोचिंग कॉलेज खोल लिया है। छोटी सी फैमिली है मेरी। आपके यहाँ सबके साथ रौनक में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है, गगन ने शालिनी के भाई बहन की ओर देखते हुए कहा। आज पहली बार मम्मी पापा से शिकायत करूंगा कोई बहन भाई न देने के लिए। अब मम्मी पापा तो बहन भाई दिलाने से रहे, यहीं आ जाया करो सबसे मिलने, हमें भी अच्छा लगेगा, दर्पण ने कहा। जी जरूर, अभी चलता हूँ, पापा के आने से पहले घर पहुँचना है। देर से पहुँचने पर पापा नाराज होंगे, प्रणव ने पूछा। नाराज तो नहीं लेकिन मायूस होंगे जो मुझे पसंद नहीं है, गगन ने उठते हुए कहा। पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उन्हें। उसके बाद ऑफिस में तो दोनों के ताल्लुकात पहले जैसे ही रहे, लेकिन जब तब शालिनी पापा की ओर से घर आने का आग्रह करने लगी, जिसे गगन तुरंत स्वीकार कर लेता था। एक रोज यह सुनकर कि गगन को बिरयानी बहुत पसंद है, दर्पण ने कहा। हमारे यहाँ हर एक छुट्टी के रोज बिरयानी बनती है, कभी लखनवी, कभी हैदराबादी तो कभी अमृतसरी। तुम किसी रविवार को लंच पर आ जाओ। रविवार की दावत तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता अंकल, क्योंकि एक रविवार ही तो मिलता है पापा के साथ लंच करने को। तो पापा को भी यहीं ले आओ। हाँ यह ठीक रहेगा, गगन फड़क कर बोला। पापा को भी बिरयानी बहुत पसंद है। तो ठीक है, इस रविवार को तुम पापा मम्मी के साथ लंच पर आ रहे हो, मुझे उनका नंबर दो, मैं स्वयं उनसे आने का आग्रह करूंगी, उषा ने कहा। इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है आंटी, पापा मेरे कहने से ही आ जाएंगे। मम्मी तो शुद्ध शाकाहारी है, इसीलिए हमारे यहाँ यह सब नहीं बनता। मम्मी को फिर कभी ले आऊंगा, रविवार को मुझे और पापा को ही आने दीजिए, कहकर गगन चला गया। रविवार को गगन अपने पापा भुवन के साथ आया। दर्पण और उषा को भुवन बहुत सहज और मिलनसार व्यक्ति लगे, और बाप बेटे के आपसी लगाव व तालमेल ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इतनी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी तो नहीं, लेकिन ग्रीष्मा भी उंगलियां चाटने वाली मटर की कचौड़ी और अचारी आलू वगैरह बनाती है, भुवन ने कहा। अगले रविवार को आप सब हमारे यहाँ आ रहे हैं, दर्पण और उषा सहर्ष मान गए। दर्पण, उषा और शालिनी रविवार को गगन के घर पहुंच गए। ग्रीष्मा भी बाप बेटे की तरह ही मिलनसार और हंसमुख थी। कुछ ही देर में दोनों परिवारों में अच्छा तालमेल हो गया। उषा किचन में ग्रीष्मा का हाथ बटाने चली गई। भुवन ने बड़े शौक से सबको अपना पूरा घर दिखाया और फिर आने का अनुरोध किया। जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले ग्रीष्मा बहन को हमारे यहाँ आना है, उषा ने कहा। आप न कहती तो भी मैं इसे लेकर आने वाला ही था और आऊंगा भी।
भुवन के कहने के अंदाज पर सभी हंस पड़े। एक रोज गगन लंच ब्रेक में शालिनी के पास आया। मेरे पापा मम्मी तुम्हारे घर हमारी शादी की बात करने जा रहे हैं। और यह तुम भी जानती हो कि तुम्हारे घर वाले इनकार नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले कि तुम हाँ कहो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, अपने और अपने परिवार के बारे में। मेरे जीवन में हमेशा सर्वोच्च स्थान मेरे पापा का ही रहेगा, क्योंकि उनके मुझ पर बहुत एहसान है। वे मेरे जन्मदाता नहीं है। उनका देहांत तो मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। वैसे तो पापा भी वहीं पढ़ाते थे जहां मम्मी, लेकिन वे मेरे मामा के दोस्त भी थे, सो अक्सर घर पर आया करते थे और मेरे साथ बहुत खेलते थे। एक रोज मामा से यह सुनने पर कि घर में मम्मी की दूसरी शादी की चर्चा चल रही है, उन्होंने छूटते ही पूछा, गगन का क्या होगा? शादी ऐसे व्यक्ति से ही करेंगे जो गगन को अपने बेटे की तरह अपना मानेगा। मामा ने जवाब दिया, इसकी क्या गारंटी होगी कि शादी के बाद वह अपनी बात पर कायम रहेगा? पापा ने फिर प्रश्न किया, ऐसे रिश्तों में तो हमेशा ही गारंटी से ज्यादा रिस्क रहता है, जो लेना पड़ता ही है। मामा ने फिर जवाब दिया, गगन बहुत प्यारा बच्चा है, उसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं वादा करता हूँ, गगन को आजीवन पिता का प्यार दूंगा। ग्रीष्मा की शादी मुझसे कर दीजिए, पापा ने छूटते ही कहा। मम्मी के घर वाले तो तुरंत मान गए, लेकिन पापा के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसलिए पापा ने उनसे रिश्ता तोड़कर मेरे मुंह में पुश्तैनी जायदाद भी छोड़ दी। यही नहीं, पापा उस समय आईएएस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन शादी के बाद उन्होंने पढ़ाई के बजाय अपना सारा ध्यान मेरे लालन पालन में लगा दिया, और परीक्षा नहीं दी क्योंकि उन्हीं दिनों मम्मी का ऑपरेशन हुआ था और उनके लिए कई सप्ताह तक बेड रेस्ट अनिवार्य था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पापा ने अपना अस्तित्व ही मुझ में लीन कर दिया है। अब यह मेरा कर्तव्य है कि आजीवन पापा की खुशी को ही अपनी खुशी समझूं। शादी के बाद मेरी पत्नी को भी यह दायित्व निभाना पड़ेगा। जानता हूँ शालिनी, घर वाले ही नहीं, हम दोनों भी एक दूसरे को चाहने लगे हैं। फिर भी हाँ करने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम अच्छी तरह से सोच लो। तुम्हें उम्र भर संयुक्त परिवार में रहना होगा, और वह भी पापा मम्मी की आज्ञा या इच्छानुसार। पापा बहुत सुलझे हुए सहृदय व्यक्ति है और तुम्हारी मम्मी भी। उनके साथ रहने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर होगी भी तो उसकी शिकायत मैं कभी तुमसे नहीं करूंगी। शालिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, करोगी भी तो मैं सुनूंगा नहीं, यह अच्छी तरह समझ लो। गगन के स्वर में चुनौती थी। जल्दी ही दोनों की शादी तय हो गई, लेकिन तुरंत बाद ही एक अड़चन आ गई। ऑफिस के नियमानुसार वहां पति पत्नी एक साथ काम नहीं कर सकते थे। शालिनी ने बेहिचक नौकरी छोड़ दी। हनीमून से लौटने के बाद वह भी ग्रीष्मा और भुवन के साथ कोचिंग कॉलेज में जाने लगी। उसने वहां ऑफिस की सब व्यवस्था संभाल ली जो अब तक भुवन संभालते थे। यह सब करने में वह भुवन के और भी करीब आ गई। वैसे भी बहुत स्नेह करते थे वे उससे। यह काम संभाल कर तुमने मुझे बहुत राहत दी है शालिनी। थक जाता था पढ़ाने और फिर उसके बाद यह सब सिरकपे वाले काम करने में। काम इतना ज्यादा भी नहीं है कि इसके लिए किसी को नियुक्त करूं। एक रोज भुवन ने कहा, ऐसा है पापा, तो यह काम अब आप मुझ पर ही छोड़ दीजिए। दूसरी नौकरी मिलने के बाद भी मैं इसके लिए समय निकाल लिया करूंगी। शालिनी ने कहा, मेरे लिए यानी अपने व्यथित पापा के लिए भी कभी थोड़ा समय निकाल सकोगी शालिनी? भुवन ने कातर भाव से पूछा। शालिनी चौंक पड़ी। क्या कह रहे हैं पापा? आप और व्यथित? मम्मी और गगन को पता चल गया तो वे आपसे भी अधिक व्यथित हो जाएंगे। उन दोनों को तो पता भी नहीं चलना चाहिए। वैसे भी वे कुछ नहीं कर सकते। तो कौन कर सकता है पापा? तुम शालिनी। भुवन ने बड़े विवश भाव से कहा। वह कैसे पापा? शालिनी ने सहमे स्वर में पूछा। मेरी व्यथा, मेरी करुण कहानी सुनोगी? जरूर पापा, अभी सुना दीजिए न। अभी तो आपकी क्लास भी नहीं है। लेकिन यहाँ नहीं, लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी मेरे साथ? चलिए, एनीथिंग फॉर यू पापा। मैडम को कह देना हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। अगर लौटने में देर हो जाए तो वे मेरी क्लास में कल रात तैयार किया प्रश्न पत्र बांट दें। भुवन ने चपरासी से कहा और शालिनी के साथ बाहर आ गए। गाड़ी चलाते हुए भुवन चुप रहे। शहर से दूर एक बहुत बड़े अहाते में बनी
हवेलीनुमा बहुमंजिली कोठी के सामने उन्होंने गाड़ी रोक दी। यह हमारी पुश्तैनी कोठी है। पिताजी मेरे और ग्रीष्मा के विवाह के लिए एक ही शर्त पर राजी थे कि इस जायदाद पर सिर्फ उनके अपने खून यानी मेरी औलाद का ही हक होगा, गगन का नहीं। गगन के लिए ही तो मैं शादी कर रहा था। इसलिए मुझे यह बात इतनी बुरी लगी कि मैंने फैसला कर लिया कि मेरी अपनी औलाद होगी ही नहीं। ग्रीष्मा के गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स थे जिनका वह इलाज करवा रही थी, लेकिन मैंने उसे दवाएं खाने के बजाय ऑपरेशन करवाकर गर्भाशय ही निकलवाने को मना लिया। उसके बाद एक शहर में रहते हुए भी न कभी पिताजी ने मुझे बुलाया, न मैं स्वयं ही गया। कुछ वर्ष पहले ही पिताजी का निधन हुआ है। मरने से पहले उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि अंतिम संस्कार के लिए मुझे बुला लिया जाए। जायदाद तो खैर लाचारी में मेरे नाम करनी ही थी, क्योंकि दान देने से तो जायदाद पराए लोगों को ही मिलती, जो वे चाहते नहीं थे। लेकिन मरने से पहले एक मार्मिक पत्र भी लिखा था उन्होंने, जिसमें मुझ पर अपने परिवार की वंश बेल नष्ट करने व पुरखों की मेहनत से बनाई जायदाद को पराए खून के हाथों देने का आरोप लगाया था, और अनुरोध किया था कि हो सके तो ऐसा होने से रोक दूं। अपने पूर्वजों का नाम जीवित रखने के लिए गगन के अतिरिक्त भी अपना बच्चा पैदा करूं। उस पत्र को पढ़ने के बाद मैं आत्मग्लानि से ग्रस्त हो गया हूं। एक जानेमाने परिवार की वंश बेल नष्ट करने का मुझे कोई हक नहीं है। क्या नहीं किया था दादाजी और पापा ने अपने वंश का गौरव बढ़ाने के लिए, मुझे खुशहाल जीवन देने के लिए। और मैंने उनका बुढ़ापा ही खराब नहीं किया बल्कि उनका वंश ही खत्म कर दिया, महज इसलिए कि गगन के मन में हीन भावना न आए। गगन और ग्रीष्मा समझदार थे। हमारा दूसरा बच्चा होने पर और उसे पिताजी की जायदाद मिलने पर उन्हें कोई मलाल नहीं होता। दोनों ही पिताजी की भावनाएं समझ सकते थे, और गगन के लिए तो मेरी और उसकी माँ की कमाई ही काफी थी। लेकिन भावावेश में आकर मैंने ग्रीष्मा की हिस्टेरेक्टोमी करवाकर सब संभावनाएं ही खत्म कर दी। भुवन बुरी तरह बिलख पड़े। शांत हो जाए पापा, हुआ तो गलत ही पर उसे सुधारने के लिए अब कुछ नहीं हो सकता, शालिनी ने असहाय भाव से कहा। बहुत कुछ हो सकता है, यानी सब ठीक हो सकता है शालिनी, अगर तुम चाहो तो। मैं समझी नहीं पापा, मैं भला क्या कर सकती हूँ? शालिनी ने हैरानी से पूछा। मेरी वंश बेल को बढ़ा सकती हो, मुझे मेरे खून का वारिस देकर, भुवन ने आकुलता से कहा। वह तो समय आने पर मिल ही जाएगा पापा, शालिनी ने शर्मा कर कहा। गगन का नहीं, मेरे अपने खून का वारिस शालिनी, भुवन ने शब्दों पर जोर दिया, जिसे मैं पापा की अंतिम इच्छानुसार अपने पुरखों की विरासत सौंप सकूं। पापा ने वसीयत में बगैर किसी शर्त के सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है, जिसका मैं कुछ भी कर सकता हूँ। केवल उस व्यक्तिगत पत्र में अपनी इच्छा जाहिर की है, जिसका मेरे सिवा किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं ग्लानिवश न उस जायदाद का स्वयं उपयोग कर रहा हूँ, न ग्रीष्मा और गगन को करने दूंगा। उसका उपयोग केवल पापा के खून का वह असली वारिस करेगा, जो दुनिया की नजरों में तो गगन की पहली संतान होगी, पर वास्तव में वह मेरी, भुवन की होगी। गगन की उस पहली संतान के नाम हर्षावेग में आकर अपनी पुश्तैनी जायदाद करने पर किसी को न शक होगा, न कुछ पता चलेगा। भुवन की बात का मतलब समझ आते ही शालिनी सिहर गई। इतनी घिनौनी, इतनी अनैतिक बात पापा जैसा संभ्रांत व्यक्ति कैसे कर सकता है? तो यह वजह थी पापा का उस पर इतना स्नेह लुटाने की। अच्छा सिला दे रहे थे पापा गगन के प्यार और विश्वास का, लेकिन वह तो गगन से विश्वासघात नहीं कर सकती। मगर गगन को पापा की कलुषित भावनाओं के बारे में बताए भी तो कैसे? अव्वल तो गगन इस बात पर विश्वास ही नहीं करेगा, और करने पर सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या करे वह? घबराओ मत शालिनी, न तो मैं तुमसे जोर जबरदस्ती करूंगा और न ही कोई अश्लील या अनैतिक हरकत, भुवन ने समझाने के मकसद से कोमल स्वर में कहा। मेरे पास इस समस्या का बहुत ही सरल समाधान है, बस तुम्हें थोड़ी सी सतर्कता और गोपनीयता रखनी होगी। तुमने स्पर्म ट्रांसप्लांट यानी आईवीएफ तकनीक के बारे में सुना होगा। जी पापा सुना है, शालिनी का स्वर कांप गया। पूर्णतया सक्षम पति के रहते किसी अन्य के वीर्य को अपनी कोख में रखने का विचार मात्र ही असहनीय था, लेकिन भुवन की कातरता और विवशता गगन के लिए असीम मोह। गगन का भुवन से लगाव और उसके प्रति कृतज्ञता उसे बाध्य कर रही थी।
कि वह अपनी भावनाओं को कुचलकर भुवन की वंशबेल को हरी भरी रखे। इसके सिवा उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। भुवन को मना कर सकती थी, लेकिन उसके बाद अगर वे उदास या व्यथित रहने लगे, तो स्वाभाविक है उन पर जान छिड़कने वाला गगन भी परेशान रहने लगेगा और एक खुशहाल परिवार अवसादग्रस्त हो जाएगा। डॉक्टर आहूजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। उनके क्लिनिक में सब कुछ बहुत सावधानी से हो सकता है, भुवन ने कहा। तो करवा लीजिए पापा, आप जब कहेंगे मैं वहां चली जाऊंगी, शालिनी ने दृढ़ स्वर में कहा। चलिए वापस चलते हैं, आपकी क्लास का समय हो रहा है। भुवन ने विस्फारित नेत्रों से शालिनी को देखा। उन्होंने बहुत पौराणिक कथाएं पढ़ रखी थीं, लेकिन जो शालिनी करने जा रही थी, ऐसा तो उन काल्पनिक कथाओं की किसी भी नायिका ने कभी नहीं किया था। हाइपरसेंसिटिव और ईगोइस्ट ससुर की विष का दंश भोगने वाली शालिनी शायद पहली आधुनिक कर्तव्यनिष्ठ पुत्रवधू व पत्नी थी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।